नमस्ते दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है इजी प्रूफ के एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 10 के अध्याय 3 का वन शॉट रिवीजन। इससे पहले भी हम लोगों ने अध्याय 1 वास्तविक संख्या और अध्याय 2 बहुपद का अच्छे तरीके से वन शॉट रिवीजन किया है और उनके बेसिक कंसेप्ट को समझा है और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को किया है। अगर आप लोग उन दोनों वीडियो को देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में उन दोनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप लोग उसे देख लीजिएगा। चलिए इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। इससे जुड़े वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को, लघुत्तरीय प्रश्नों को और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को भी देखते हैं और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं पीवाईक्यू को, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। तो सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म होता क्या है। उससे पहले समझिए कि दो चर का रैखिक समीकरण क्या होता है, उसके बाद हम लोग युग्म समझेंगे। तो यहाँ पे नाम से ही क्या दिखता है कि दो चर में रैखिक समीकरण, अर्थात समझिए दो चर, यानी चर हम किसको बोलते हैं, एक्स वाई जेड को हम लोग चर मान के चलते हैं। एक्स वाई जेड ये चर होते हैं। रैखिक मतलब कि घात जो होना चाहिए वो एक होना चाहिए। तो दो चर में रैखिक। और समीकरण का क्या मतलब होता है कि बराबर के इस साइड कुछ या बराबर के उस साइड कुछ, एलएचएस में कुछ मान होना चाहिए और आरएचएस में कुछ मान होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम लोग देखते हैं, दो चर में रैखिक समीकरण का बात कर रहा है। हम लोगों ने एक चर में भी रैखिक समीकरण देखा है, यहाँ पे हम लोग दो चर में रैखिक समीकरण देखते हैं। मान लीजिए कि 2x प्लस का y बराबर का 2 दिया हुआ है। इसमें दो चर हैं, इसको अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एक चर x है और दूसरा चर y है। इन दोनों चरों को और ध्यान से देखें तो x का घात यहाँ पे क्या है, 1 है, और y का घात क्या है, 1 है। इन दोनों चरों में से किसी का घात 2 नहीं है, तो ये क्या हुए, रैखिक हुए। और साथ ही साथ हम देखें कि बराबर के उस साइड हमें कुछ मान लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है। इसको हम चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2x प्लस का y माइनस का 2 बराबर का 0। बराबर के उस साइड 0 भी रह सकता है, कोई मान भी रह सकता है, या इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x बराबर 2 माइनस का y। इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। बस समीकरण होना चाहिए, दो उसमें चर होना चाहिए और जो चर का घात होना चाहिए वो एक होना चाहिए, यानी कि रैखिक होना चाहिए। तो आप लोग समझ गए कि दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। तो ये तो हो गया उदाहरण। अगर हम चाहें तो इसको व्यापक रूप में भी लिख सकते हैं कि किसी भी दो चर के रैखिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो इसको हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर का 0। इसका व्यापक रूप ये होता है, यहाँ पे जो a, b, c है ये क्या है, वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है। और यहाँ पे जो a का मान है ये भी 0 नहीं होना चाहिए और b का मान ये भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर a और b दोनों में से कोई एक 0 हो जाएगा तो ये दो चर में नहीं बचेगा, और अगर दोनों ही 0 हो गए तो क्या होगा, एक अचर पद बचेगा। अब देखिए, अगर इसके हम व्यापक रूप को देखें तो व्यापक रूप में क्या दिया हुआ है, एक चर x दिया हुआ है। इस चर x और y की जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी चर आप ले सकते हैं। और दूसरा चर क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है, यानी कि दो चर में है। दोनों का घात क्या है, घात दोनों का 1 है। तो ये दो चर में रैखिक समीकरण हो गए। और हमें यहाँ पे c दिया हुआ है, ये अचर पद के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे c के लिए कोई वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि c 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। c 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं। तो आप समझ गए कि दो चर में रैखिक समीकरण क्या होता है। लेकिन हमारे चैप्टर का नाम है दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। तो इस चीज़ को समझते हैं कि युग्म क्या होता है। युग्म का मतलब होता है दो। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि युग्म का क्या मतलब होता है, दो। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 2 कलम है, तो आप इसे कह सकते हैं कि हमारे पास या मेरे पास या जिसके पास भी है, एक कलम का युग्म है, यानी कि 2 कलम है। अगर आपके पास 4 कलम है तो आप लोग क्या बोलेंगे, 2 + 2 इसको लिख सकते हैं, यानी कि कलम के 2 युग्म है। 2 युग्म, एक युग्म ये हो गया, एक युग्म ये हो गया, तो 2 युग्म हो गए। तो हम 1 2 को क्या बोलेंगे, युग्म बोलते हैं। तो युग्म के रूप में भी इन्हें हम बोल सकते हैं। तो अगर एक समीकरण दिया हुआ है तो उसको तो हम युग्म नहीं बोलेंगे। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस का y बराबर 2, और एक दूसरा समीकरण हमें दे दे कि 3x माइनस का y बराबर का 1। तो ये क्या हो गया, ये एक समीकरण, ये 2 समीकरण। तो ये दोनों समीकरणों को हम लोग क्या बोलेंगे, युग्म बोलेंगे। तो ये किस चीज़ का युग्म है, हमने कलम का उदाहरण समझा, तो कलम का युग्म उसको बोल सकते हैं। ये समीकरण के युग्म है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, समीकरण युग्म बोलेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि हमें आगे क्या दिया हुआ है। आगे है कि दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ। दो चर में रैखिक समीकरण युग्म नहीं, दो चर में जो रैखिक समीकरण होता है उसका ग्राफ। तो इसको समझते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्राफ समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। जैसे कि हमें एक समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस वाई बराबर का 2 दिया हुआ है, ये हमें एक समीकरण दिया हुआ है। तो इसका हल क्या होगा, ग्राफ करने से पहले, ग्राफ बनाने के लिए हमें हल निकालना होता है। तो सबसे पहले हम हल समझते हैं।
हल का मतलब क्या है कि ये जो समीकरण दिया हुआ है जिस चर में भी दिया हुआ है, जैसे कि चर x और y में दिया हुआ है, चर x और y का ऐसे मान जो इन समीकरण में रखने के बाद LHS बराबर RHS को क्या करे, संतुष्ट कर दे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इस रैखिक समीकरण का हल बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस x के जगह पे क्या रखें और y के जगह पे क्या रखें, दोनों को एक साथ रखना है कि ये 2 के बराबर आ जाए। इसको हम लोग निकालते हैं। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 2 माइनस का 2x। अब क्या करते हैं हम कि x का मान हम 1 रखते हैं। इस समीकरण में x का मान को हम 1 रखेंगे तो इसमें ये क्या हो जाएगा, y बराबर 2 माइनस का 2 गुणे का 1। यहाँ से y का क्या मान आएगा, 2 माइनस का 2 बराबर का 0, यानी कि x बराबर 1 रखने पर y का क्या मान आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको हम घेर देते हैं, ये क्या हो गया, हल हो गया। अतः x बराबर 1 और y बराबर 0 रखने पे इस समीकरण में रखेंगे तो RHS बराबर LHS हो जाएगा। रख के देखिए क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस का y बराबर 2 दिया हुआ है, x की जगह पे क्या रखना है, 1 रखना है, तो 2 गुणे 1 प्लस का 0 बराबर क्या हो जाएगा, 2। ये क्या है, 2 RHS है और 2 हमने LHS में भी ला दिया, LHS में, तो RHS बराबर LHS हो गया। हम इसको लिख सकते हैं LHS बराबर RHS। ठीक है। अब इस रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। जैसे कि आप देखिए, ये जरूरी नहीं है कि केवल इस रैखिक समीकरण के x बराबर 1 और y बराबर 0 ही हल है। अगर मान लीजिए कि हम x के जगह पे 0 रख देते हैं तो y का क्या मान आएगा, इससे देखते हैं। इसको y बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 गुणे 0, यानी कि 2 माइनस 0 2 के बराबर आ गया। अर्थात कहने का क्या मतलब है, x बराबर 0 रखने पे y का क्या मान आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये भी इस समीकरण का एक क्या है, हल है। नहीं विश्वास हो रहा है तो रख के देख लीजिए। हम LHS लेते हैं, LHS में हम लोग क्या रखेंगे, LHS क्या है हमारा, 2x प्लस का y है, इसमें हम लोग क्या रखेंगे, x बराबर 0 रखेंगे, यानी कि 2 गुणे 0 प्लस y का मान क्या है, 2 रखेंगे। ये क्या आएगा, 0 प्लस 2 यानी कि 2 के बराबर आएगा। और RHS का क्या मान है, RHS का मान भी 2 है, अतः क्या है, या इसलिए LHS बराबर RHS। तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 0 और y बराबर 2 इस समीकरण 1 का एक हल है। ये समीकरण 1 है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम इस समीकरण का ग्राफ बनाते हैं। तो इन सारी चीज़ों को मिटा लेते हैं। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें हल निकालना होता है। तो हल समझ गए कि क्या होता है, किसी भी रैखिक समीकरण का हल जिस चर में वो दिया रहेगा उस चर के ऐसे मान जो रखने पे उस समीकरण को संतुष्ट करे। LHS में रखेंगे और RHS में रखेंगे, जहाँ भी चर दिए रहेंगे वहाँ पे उनका मान रखेंगे, वो उसको संतुष्ट करेगा। अगर संतुष्ट कर रहा है तो हल है, नहीं संतुष्ट कर रहा है तो हल नहीं है। तो चलिए हम ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के बारे में क्या विशेषता होता है ना, कि रैखिक समीकरण का ग्राफ एक सरल रेखा होता है और सरल रेखा पे जितने भी बिंदु होते हैं प्रत्येक बिंदु पे इस रैखिक समीकरण का हल होता है। चलिए इस चीज़ को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ये हमारा समीकरण हो गया। इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, y बराबर 2 माइनस का 2x। इसको समीकरण 1 ना मानकर हम इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम एक बॉक्स बना लेते हैं, या चलिए जैसे हमने किया था उसी प्रकार से करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पे ऐसे प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं कि समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर इस समीकरण में 1 रखेंगे x के जगह पे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 माइनस 2 गुणे 1, यानी कि 2 माइनस 2 0 के बराबर आएगा। तो x बराबर, इसलिए x बराबर 1 पर y का मान क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इस समीकरण 1 में चाहे तो अब लिख सकते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर जब हम 0 रखेंगे तो y का क्या मान हो जाएगा, y बराबर 2 माइनस 2 गुणे 0 यानी कि 2। तो यहाँ से क्या आ गया, इसलिए x बराबर 0 रखने पर y का मान क्या आ गया, 2 आ गया। इन दो मानों को आप चाहे तो ले सकते हैं, या चाहे तो आप तीसरा मान भी ज्ञात कर सकते हैं। चलिए हम तीसरा मान भी ज्ञात कर लेते हैं आपकी संतुष्टि के लिए। हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में
x बराबर का हम 2 रखते हैं। जब समीकरण 1 में x बराबर 2 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 गुणे 2 यानी कि y बराबर 2 माइनस 4 यानी कि माइनस का 2। तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 रखने पर y का मान क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ये चीज़ हो गया। अब इसका हमें ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक्स अक्ष होना चाहिए, वाई अक्ष होना चाहिए, अर्थात एक ग्राफ पेपर होना चाहिए। तो चलिए हम ग्राफ पेपर यहाँ पे बना लेते हैं। आप अपने ग्राफ पेपर पे बनाइएगा, मैं यहाँ पे एक ग्राफ पेपर बना लेता हूँ या मैं बाहर से लेके आता हूँ, ठीक है। यहाँ मेरे पास ग्राफ पेपर था, कहाँ है, यहाँ पे है। तो इस ग्राफ पेपर को हम यहाँ पे रख लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ऐसे इसको घुमा लेते हैं, यहाँ पे फिट आएगा। चलिए इसको हम यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। ये हमारा ब्लू वाला एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स और ये हो गया एक्स डैश, और लाल वाला क्या हो गया, वाई अक्ष हो गया, वाई और वाई डैश। ये क्या हो गया, मूल बिंदु हो गया, बीच वाला ओ मूल बिंदु होता है। ओ क्या होता है, मूल बिंदु होता है, और मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, और यहीं से हम किसी भी बिंदु को निरूपित करने की शुरुआत करते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्स अक्ष पे ये क्या होता है, धनात्मक होता है, और एक्स डैश के तरफ क्या होता है, एक्स अक्ष ऋणात्मक होता है। ऊपर वाई अक्ष धनात्मक होता है और नीचे वाई अक्ष क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इतना तो आप सभी को पता होना चाहिए। इन सारी चीज़ों को मिटाते हैं और एक बिंदु को निरूपित करने के लिए सीखते हैं कि कैसे हम लोग निरूपित करते हैं। बस रिवीजन कर रहे हैं, आपको आता होगा, मुझे पता है। हम यहाँ पे मान लेते हैं कि एक बिंदु ए है जिसका निर्देशांक क्या है, x, y है। तो किसी भी बिंदु को निर्देशित करने के लिए अगर हम ग्राफ पर निर्देशित कर रहे हैं तो पहले हम x का मान लिखते हैं, फिर y का मान लिखते हैं। जैसे कि इस उदाहरण को ले लेते हैं, यहाँ से इस बिंदु को अगर हमें लिखना होगा, इस बिंदु को हम P मान लेते हैं, तो P को कैसे लिखेंगे, x का मान क्या है 1 और y का मान क्या है 0। तो ये हो गया P का निर्देशांक 1,0। इसी प्रकार से इस बिंदु को अगर हम मान लें Q, तो Q को किस प्रकार से लिखेंगे, 0,2, पहले x का मान फिर y का मान। इसी प्रकार से इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको r मान लेते हैं, 2,-2। अब इसे हम क्या करते हैं, इस ग्राफ पे लिखते हैं। तो मूल बिंदु से P को निर्देशित करने के लिए हमें +1 के तरफ कहाँ जाना पड़ेगा, 1 यूनिट जाना पड़ेगा, ये 1 यूनिट हो गया, और y अक्ष पे 0 जाना पड़ेगा, 0 जाएंगे यानी कि कहीं नहीं जाएंगे। तो ये हमारा पहला बिंदु हो गया। कौन सा बिंदु हो गया, इस बिंदु को अगर हम देखना चाहें तो ये बिंदु हो गया P 1,0। फिर हम Q को निर्देशित करते हैं, तो Q क्या है, 0,2 है, यानी कि मूल बिंदु से y अक्ष पे हमें क्या जाना पड़ेगा, 2 यूनिट जाना पड़ेगा। तो ये आएगा हमारा Q बिंदु। तो Q बिंदु क्या हो गया, Q बराबर हो गया 0,2। इसी प्रकार से हम R को निरूपित करते हैं। तो R को कैसे निरूपित करेंगे, 2 धनात्मक की तरफ जाएंगे, तो ये गए हम 2 धनात्मक की तरफ, और फिर माइनस का 2 ऋणात्मक की तरफ। माइनस y अक्ष में किधर होता है, नीचे की तरफ होता है, 2 यूनिट नीचे जाएंगे, तो ये हमारा ये बिंदु प्राप्त हो गया। तो ये कौन सा बिंदु हो गया, R बिंदु हो गया। R बिंदु का निर्देशांक क्या है, 2,-2। अब इन तीनों बिंदुओं को हम लोग मिला देंगे, जो रेखा बनेगा ना वो इस 2x + y बराबर 2 का क्या है, ग्राफ है। इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हैं, ये हमने मिला दिया, ये सरल रेखा बनाया। सरल रेखा बनाइएगा, टेढ़ा मेढ़ा मत करिएगा, आप स्केल रख के बनाएंगे ना तो इस सही से मिलेगा। अब इस रेखा पे जो प्रत्येक बिंदु है, मान लीजिए कि इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इसको अगर हम S बिंदु मान लें तो इसका निर्देशांक क्या होगा। पहले हम x अक्ष पे जाएंगे, तो x अक्ष पे ऋणात्मक की तरफ हम आ रहे हैं 1 यानी कि -1, और y अक्ष पे कितना जा रहे हैं, धनात्मक की तरफ हम लोग जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 यानी कि 4। -1,4 भी इस रैखिक समीकरण का एक हल होगा। अगर नहीं विश्वास हो रहा है तो जांच लेते हैं। तो इस समीकरण में हम x बराबर -1 रखते हैं और देखते हैं कि क्या y का मान 4 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए रखते हैं, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 2 - 2 गुणे 1 का मान क्या है, -1 है, इसको सरल करेंगे तो 2 -2 ये हो जाएगा 4। y का मान 4 आ रहा है, यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो y का मान 4 ही है, x के जगह पर -1 रखने पे y का मान 4 आ गया, यानी कि ये बिंदु भी इस रैखिक समीकरण का एक हल होगा। तो आपसे ग्राफीय विधि से भी हल पूछ सकता है, तो इस चीज़ का भी हम लोग ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद है आप लोग इतना समझ गए कि 2 चर में रैखिक समीकरण क्या होता है, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, 2 चर का रैखिक समीकरण का हल क्या होता है, 2 चर में रैखिक समीकरण को किस प्रकार से हम ग्राफ के रूप में व्यक्त करते हैं, और ग्राफ रूप से अगर हल पूछेगा तो उसको भी हम लोग बता देंगे। चलिए इसके आगे हम लोग देखते हैं कि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म जो होता है उसका हल क्या होता है और उसका ग्राफ क्या होता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए। अगर मेरे पढ़ाने से आप संतुष्ट नहीं है तो डिसलाइक कर दीजिए। लाइक करके जाइए या डिसलाइक करके जाइए, ताकि हमें पता चले कि जो बच्चे हमारे वीडियो को देख रहे हैं वो हमें कैसा फीडबैक दे रहे हैं। अगर ज़्यादा लाइक की संख्या होगी तो हम समझेंगे कि बच्चों को अच्छा लग रहा है। अगर ज़्यादा डिसलाइक की संख्या होगी तो हम समझेंगे कि बच्चे संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप संतुष्ट नहीं हो पा रहे होंगे तो आपके लिए यूट्यूब ने एक कमेंट सेक्शन भी बना रखा है। उस कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रॉब्लम बताएंगे कि कहाँ दिक्कत हो रहा है या क्या चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। मैं फिर से कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। आप चाहें तो मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे। जब मैं फ्री होऊंगा तो आपको ज़रूर जवाब दूंगा। चलिए हम आगे समझते हैं कि आगे हमें क्या दिया हुआ है। आगे हमें दिया हुआ है कि दो चर में रैखिक समीकरण का हल। तो इसके पीछे ही हम लोगों ने देखा दो चर में रैखिक समीकरण का हल क्या होता है। जिस चर में ये समीकरण दिया रहेगा, कोई भी समीकरण, मान लीजिए कि हमारा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर शून्य, एक दो चर का रैखिक समीकरण दिया हुआ है। ये एक्स और वाई चर में दिया हुआ है। तो एक्स और वाई का ऐसे मान जो इस समीकरण में रखने के बाद इस समीकरण को संतुष्ट करे, यानी कि LHS बराबर RHS कर दे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हल नहीं होगा, अगर कर दे रहे हैं तो हल होगा। तो आपसे मेरा एक प्रश्न रहेगा कि एक रैखिक समीकरण का कितना हल हो सकता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा, आप उस चीज से बताइए कि क्या आपने वहां पे क्या समझा है। तो अगर आप पीछे देखेंगे तो एक रैखिक समीकरण का ग्राफ जो होता है एक सरल रेखा होता है, और इस सरल रेखा का प्रत्येक बिंदु, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, यहाँ पे ले लीजिए, कहीं भी ले लीजिए, प्रत्येक बिंदु इस रैखिक समीकरण का हल होगा। यानी कि अनेक हल हो सकते हैं, अनंत हल हो सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे, अनेक हो सकते हैं। इस रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, अनेक, या अनेक कहिए या अनंत कहिए, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म। तो अभी हम लोगों ने देखा दो चर में रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। इस चीज को हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, देखा क्या होता है। दो चर में रैखिक समीकरण, वो भी दो, तभी उसको हम लोग युग्म बोलेंगे। मान लीजिए कि इसका अगर हम सामान्य रूप लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। दो चर के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर का शून्य। यहाँ पे ए बी और सी ये क्या है, वास्तविक संख्या है, और ए का मान शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ बी का मान भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। सी के लिए आप आजाद है, सी का मान कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसी प्रकार से अगर हम युग्म लिखना चाहें तो युग्म का सामान्य रूप हम कैसे लिखेंगे। देखिए, एक समीकरण तो ये हो गया, अब दूसरा समीकरण लिखना होगा तो हम लोग दर्शाने के लिए क्या करते हैं, ए को हम A1 लिख देते हैं, यानी कि ये पहले समीकरण का है। तो AX, तो A1X प्लस B1Y प्लस C1 बराबर का शून्य, ये पहला समीकरण हो गया। युग्म में दो समीकरण होंगे ना, तो हम दोनों समीकरणों को नाम देंगे। पहला समीकरण को एक नाम देंगे, दूसरे समीकरण को दो नाम देंगे। इन दोनों समीकरणों में से आप चाहे किसी को एक कह सकते हैं, किसी को दो कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम दूसरे को देंगे, दूसरे को क्या लिखेंगे, A2X प्लस B2Y प्लस C2 बराबर का शून्य। इसका नाम हम दो देते हैं, समीकरण दो। इसको पढ़ते कैसे हैं, इसको पढ़ते हैं समीकरण एक या समीकरण दो, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो A1 होगा, A2 होगा, B1 होगा, B2 होगा, C1 होगा, C2 होगा, ये सभी क्या होंगे, वास्तविक संख्या होंगी। और A1 बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, B1 बराबर भी शून्य नहीं होना चाहिए, A2 बराबर भी शून्य नहीं होना चाहिए, B2 बराबर भी शून्य नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसके साथ आप याद रख सकते हैं कि A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर बराबर शून्य नहीं होना चाहिए, और A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर ये भी शून्य के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर इस बात पे आप ध्यान दें तो ये किस लिए लिखा गया है, ये लिखा गया है कि कोई काल्पनिक संख्या ना हो जाए। यहाँ पे ABC जो है, A1 B1 C1 A2 B2 C2, ये सभी वास्तविक संख्याएं हैं। और वास्तविक संख्याओं को देखें, किसी भी वास्तविक संख्या का अगर आप वर्ग करेंगे ना तो वो कभी शून्य के बराबर नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक के जगह पे आप कुछ मान लीजिए, इस चीज़ को समझिए, ध्यान से समझिए कि ये क्या है। अगर ए के जगह पे, A1 के जगह पे मान लीजिए कि 1 दिया हुआ है, B1 के जगह पे आपको क्या दिया हुआ है, माइनस का 1 दिया हुआ है, A2 के जगह पे क्या दिया हुआ है, माइनस का 4 दिया हुआ है, और B2 के जगह पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है।
ये चीज़ें दिए हुए हैं। तो अगर इन दोनों को अगर हम लेके देखें तो एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। अगर दोनों का हम वर्ग करेंगे, धनात्मक संख्या का भी वर्ग करते हैं तो धनात्मक ही आता है, और ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं तो भी धनात्मक आता है। तो दो धनात्मक संख्याओं को जब हम जोड़ेंगे तो वो कभी शून्य होगा क्या? तो दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे तो वो कभी शून्य हो ही नहीं सकता है, ना ही ऋणात्मक होगा। तो ये चीज़ आप समझ गए कि क्यों दिया हुआ है। यहाँ पर अगर हम करना चाहें तो देख सकते हैं a1 का वर्ग प्लस b1 का वर्ग क्या होगा, 1 का वर्ग 1 प्लस -1 का वर्ग 1, ये 2 के बराबर आ जाएगा। इसको करेंगे तो a2 का वर्ग प्लस b2 का वर्ग, a2 क्या है -4 है, -4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 का वर्ग 16, यानी कि ये क्या आ जाएगा 32 आ जाएगा, ये शून्य नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग समझ गए। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्या दिया हुआ है कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफ। अभी हमने क्या देखा, दो चर में रैखिक समीकरण का ग्राफ। रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। यहाँ पे युग्म की बात कर रहा है। तो अगर दो समीकरण देगा, जैसे कि हम सामान्य रूप को लेते हैं, उसके बाद इसको समझते हैं। रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। यहाँ पे जो चर लेंगे दोनों में चर समान होगा। अगर एक्स वाई चर में ले रहे हैं तो एक्स वाई, एक्स जेड चर में ले रहे हैं तो एक्स जेड, दोनों समीकरण में होना चाहिए। ठीक है, इसको हम लोग पहला समीकरण मान लेते हैं, इसको दूसरा समीकरण मान लेते हैं। इस समीकरण का जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा होगा, और इस समीकरण का जो ग्राफ होगा ये भी एक सरल रेखा होगा। अब यहां पे समझिए कि दो चर में जो रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उसका हल क्या होता है। हल से क्या मतलब है, अभी हमने रैखिक समीकरण के लिए हल देखा। हल का मतलब इस x का और y का ऐसे मान जो इन समीकरणों में रखने पर, इसमें भी रखने पर और इसमें भी रखने पर, एक साथ दोनों में रखने पर, इन दोनों को संतुष्ट करे, वही इन दोनों का हल कहलाएगा। एक का हल नहीं, इन दोनों का हल। मान लीजिए कि इस समीकरण का अगर इसको देखें हम, इस समीकरण का एक हल आ रहा है 1,2, और इस समीकरण का एक हल आ रहा है 4,5, या कोई भी संख्या आप x, y के रूप में ले सकते हैं। तो ये इन दोनों समीकरणों का हल नहीं कहलाएगा, ये अलग अलग समीकरणों का हल कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि इसका भी हल 1,2 आ रहा होता तो हम कहेंगे कि ये इन रैखिक समीकरण युग्म का हल होगा। समझ गए? नहीं समझे? मैं फिर से बताता हूँ। इस समीकरण का अगर कुछ हल होगा, इस समीकरण के भी अनेक हल हो सकते हैं। ये पहला समीकरण है, एक दो चर में रैखिक समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं, तो इसका भी अनेक हल होगा, अनंत। और अलग से देखें तो इसका भी अनंत हल होगा। ये भी दो चर में एक रैखिक समीकरण है, तो इसका भी अनंत हल, उसका भी अनंत हल। तो उन दोनों अनंत हल में से जो हल इन दोनों समीकरण को संतुष्ट कर दे, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या लिखा 1,2, मान लेते हैं कि एक हल आ रहा है -3,2 और इसका हल आ रहा है 2 -3। तो ये नहीं कि इन दोनों को देख के आप कहिएगा कि दोनों का हल है। ये x का मान है, ये y का मान है, यहाँ पे ये x का मान है, ये y का मान है। तो हल कहने से क्या मतलब है कि x और y का ऐसा मान जो इन दोनों समीकरण को संतुष्ट करे। इस समीकरण में रखें तो इसका भी RHS LHS के बराबर हो जाए, तो समीकरण 2 का RHS LHS के बराबर हो जाए, यानी कि दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर दे, वही हल कहलाएगा। इस चीज को हम देखते हैं। चलिए उदाहरण ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसको मिटाते हैं। उदाहरण के रूप में हम एक समीकरण ले लेते हैं। पहला समीकरण x - 2y बराबर का 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और दूसरा समीकरण ले लेते हैं 3x प्लस का 4y बराबर का 20। ठीक है, इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब इसको हम हल करते हैं। समीकरण 1 को सबसे पहले हल करते हैं। समीकरण 1 को इसको हल करते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x बराबर का 2y। अब देखिए, जब हम इस समीकरण में x बराबर 1 रखेंगे तो y का क्या मान आएगा, 1 बराबर 2y, यानी कि y का मान आ जाएगा 1/2। तो हम इसको लिख लेते हैं x बराबर 1, y बराबर 1/2। ठीक है, ये पहला हो गया। फिर हम रखेंगे इसी समीकरण में, इस समीकरण का हम दूसरा हल निकालते हैं। x बराबर हम रखते हैं 2, तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 बराबर 2y, यानी कि y का मान आ जाएगा 1। तो इसको लिख लेते हैं हम यहाँ पे x बराबर 2 पर y का क्या मान आ गया,
एक आई है। ठीक है, ये हमारा एक हल हो गया। दो हल काफ़ी होते हैं एक रेखा को खींचने के लिए। एक रेखा को खींचने के लिए हमें दो बिंदु चाहिए होगा ना, ये एक बिंदु और ये दो बिंदु, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे तो ये एक सरल रेखा बन जाएगा। तो ये हो गया हमारा एक सरल रेखा। ठीक है, तो हम दो दो हल ही निकाल रहे हैं। ठीक है, इसके अनेक हल हो सकते हैं, इस समीकरण के अनेक हल हो सकते हैं। और जब हम दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल निकालेंगे तो उन सभी हलों में से जो हल कॉमन होगा दोनों के लिए अनेक हल हो सकते हैं, तो उन दोनों में से जो कॉमन होगा वही इन दोनों का हल होगा। ठीक है, चलिए इसको आगे और हम चर्चा में लेंगे। यहां पे हम क्या करते हैं, समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 से या 2 को लेने पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो आप भाषा के साथ सही से बैठा कर लिख सकते हैं उसको लिख सकते हैं। यहां पे हम समीकरण 2 को लिख सकते हैं 4y बराबर 20 माइनस का 3x। अब इस समीकरण में हम x बराबर क्या रखते हैं, शून्य रखते हैं। x बराबर शून्य रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4y बराबर 20 माइनस का 3 गुने शून्य यानी कि शून्य, यानी कि 20 होगा। y का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 20/4 यानी कि 5। तो x बराबर शून्य रखने पे y का मान क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इस समीकरण में x बराबर 4 रखते हैं। x का मान जब हम 4 रखेंगे तो 4y बराबर 20 माइनस 3 गुने 4, ये क्या हो जाएगा 20 माइनस 12 यानी कि 8। तो y का क्या मान आ जाएगा, 8/4 बराबर का 2। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से कि x बराबर 4 रखने पर y का मान क्या आया, 2 आएगा। इसके भी हमने दो बिंदु निकाल लिए। दो बिंदुओं को जब मिलाएंगे तो एक सरल रेखा बन जाएगा। चलिए इसके ग्राफ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पेज ऐड कर लेते हैं। इसी को हमने ऐड कर लिया और यहाँ पे हम ग्राफ पेपर भी ऐड कर लेते हैं। ये हमारा हो गया ग्राफ पेपर। ठीक है, थोड़ा इसको और नीचे करके बड़ा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा ग्राफ पेपर। ये हो गया हमारा मूल बिंदु O, इसका निर्देशांक क्या होगा 0,0। ये लाल वाला क्या है, इस बार हमारा x अक्ष है, ये हो गया x और ये हो गया x डैश। मूल बिंदु से x के तरफ जाएंगे तो धनात्मक जाएंगे और x डैश के तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक जाएंगे। और इस बार ब्लू वाला क्या हो गया, y अक्ष हो गया, ये हो गया y और ये नीचे हो गया y डैश। y के तरफ जाएंगे मूल बिंदु से तो धनात्मक की तरफ जाएंगे और y डैश की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक की तरफ जाएंगे। हमारे बिंदु क्या है, अगर हम देखें यहाँ पे तो हमारा पहला बिंदु क्या है, ये है हमारा पहला बिंदु समीकरण 1 के लिए। पहले हम यहाँ पे समीकरण भी लिख लेते हैं। x माइनस 2y बराबर 0 के लिए x बराबर 1 रखने पे y बराबर क्या है, 1/2 है। x बराबर 1, y बराबर 1/2। इसको हम p मान लेते हैं। p को क्या लिखेंगे, 1,1/2। फिर इसका एक बिंदु हम Q मान लेते हैं। दूसरे बिंदु को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा बिंदु है x बराबर 2 के लिए y बराबर 1। तो x का मान 2, y का मान 1। ये हमारा एक समीकरण 1 के लिए क्या हो गए, दो बिंदु हो गए P और Q। फिर हम अगले समीकरण के लिए देखते हैं। 3x + 4y बराबर 20 है। 3x + 4y बराबर का 20 है। ये समीकरण नंबर 2 है हमारा। इसके पहले हल के लिए हम क्या मान लेते हैं, एक r बिंदु मान लेते हैं। तो r को हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर हम देखें x बराबर 0 के लिए y बराबर 5 है। x बराबर 0, y बराबर क्या है, ये 5 हो गया पहला बिंदु। और दूसरा बिंदु मान लेते हैं s का क्या निर्देशांक होगा, s का निर्देशांक होगा x बराबर 4 के लिए y बराबर का 2। तो x 4 y बराबर 2। अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे निरूपित करते हैं। ग्राफ पर निरूपित करने के लिए P बिंदु को सबसे पहले निरूपित करते हैं। P बिंदु को जब निरूपित करेंगे तो x का मान क्या है, 1। तो 1 गए यहाँ पे और y का मान 1/2। 1/2 क्या होगा, 1 का आधा होगा, यानी कि यहीं पे कहीं होगा। तो इसको मिलाएंगे, ये जो बिंदु होगा ये क्या होगा, P होगा। ये P बिंदु हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम Q बिंदु को निरूपित करते हैं। Q में x का मान क्या है, 2 है, तो 2 यूनिट गए। और y का मान क्या है, 1 है, तो 1 यूनिट गए। यानी Q बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, ये हो जाएगा Q बिंदु। Q बिंदु का निर्देशांक है 2,1। अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला देते हैं। मिलाएंगे तो क्या होगा, ये समीकरण 1 का ग्राफ होगा। इन दोनों को मिलाते हैं हम। ये समीकरण 1 का ग्राफ हो गया। तो इसको हम ऐसे चाहें तो निरूपित कर सकते हैं x माइनस 2y बराबर का 0। ये समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। समीकरण 2 का ग्राफ कैसे बनाएंगे, r और s बिंदु को हम निरूपित करेंगे और उन्हें मिला देंगे। तो r बिंदु का निर्देशांक क्या है, 0,5। मूल बिंदु पे 0 और 5 जाएंगे y अक्ष पे, 1, 2, 3, 4, 5। ये वाला बिंदु हो गया, ये हो गया 0,5।
आर बिंदु का निर्देशांक। फिर हम एस बिंदु को निरूपित करते हैं। एक्स अक्ष पे 4 जाएंगे, 1 2 3 4, एक्स अक्ष पे हमने 4 गया और वाई अक्ष पे क्या जाना है, 2 जाना है। तो इस या वाई अक्ष पे हो गया 2 बिंदु, यानी कि ये बिंदु हो गया। अब इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। जब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे जो रेखा बनेगा ये दूसरे समीकरण का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2 का ग्राफ। ये हो गया 3x + 4y = 20 का ग्राफ। अगर यहाँ पे हम देखें तो समीकरण 1 के ग्राफ और अनेक बिंदुएं हैं जो समीकरण 1 के हल हैं। इस रेखा को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से समीकरण 2 का जो ग्राफ है इस पे भी अनंत बिंदुएं हैं, ये समीकरण 2 के हल है। ठीक है, अब इन दोनों रेखाओं को देखें तो ये बिंदु इस पे काट रही है। इस बिंदु को हम लोग मान लेते हैं टी बिंदु है। इस टी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, इस टी बिंदु का निर्देशांक होगा 4,2। यही वो बिंदु है जो इन दोनों समीकरणों के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 इन दोनों समीकरणों का हल है, जो इन दोनों में कॉमन है। नहीं विश्वास हो रहा है, रख के देख लीजिए। समीकरण 2 में तो ये बिंदु है यहाँ पे 4,2 जो समीकरण 2 को संतुष्ट कर रहा है। समीकरण 1 में जांचने की जरूरत है। तो समीकरण 1 में x - 2y = 0 में x का मान क्या रखेंगे 4 माइनस का 2 गुणे y का मान क्या रखेंगे 2। इसको देखेंगे अगर हल करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा, यानी कि LHS = RHS आ रहा है, यानी कि ये दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है। तो जो बिंदु दोनों समीकरणों को संतुष्ट करेगा उस बिंदु का निर्देशांक का जो मान होगा वही उन दोनों समीकरणों का हल होगा। यहाँ से आप एक चीज ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को नहीं काटती तो इन दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं होता। एक जगह पर काट रही है तो एक हल हो रहा है, एक भी जगह पे नहीं काटती तो कोई हल नहीं होता। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होती, मतलब कहने से क्या मतलब है कि इसी रेखा पे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, इसी रेखा पे इस समीकरण का भी एक समीकरण ऐसा होता जिसका ग्राफ बनता इसी रेखा पे, तो प्रत्येक बिंदु पे दोनों समीकरणों का हल होता और प्रत्येक बिंदु इन दोनों समीकरणों में कॉमन होता। तो हम कह सकते थे कि इन दोनों समीकरणों के अनेक हल हैं। अगर एक बिंदु पे प्रतिच्छेद करता तो एक हल होता, एक भी बिंदु पे प्रतिच्छेद नहीं करता तो कोई हल नहीं होता, और अनेक बिंदु पे प्रतिच्छेद करेगा अर्थात एक दूसरे के ऊपर होगा, एक दूसरे को हम लोग संपाती बोलते हैं गणित की भाषा में। अगर संपाती होता तो अनेक हल होता। इसकी चर्चा हम आगे करेंगे और क्या स्थितियां होगी कि ऐसा होगा इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे गणितीय रूप से। कोई विद्यार्थी पूछ सकता है कि अगर 2 जगह पे कट करता तो 2 हल होता क्या। देखिए, आप इस बात पे विचार कीजिए कि क्या 2 सरल रेखाएं एक दूसरे को 2 जगह पे काट सकती हैं। आप कोई भी 2 सरल रेखा लीजिए और उन दोनों को एक दूसरे को 2 जगह पे काटते हुए दिखा दीजिए। अगर काटेंगे तो 2 से अधिक जगह पे काटेंगे। कब काटेंगे, जब एक दूसरे के ऊपर होंगे, या तो वो एक दूसरे के समानांतर होंगे, या एक दूसरे को एक बिंदु पे काटेंगे, या एक दूसरे के वो ऊपर होंगे। 3 स्थितियां होगी, तीनों की हमने बात कर ली, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल। तो हल की चर्चा तो हमने कर ली ना कि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल होता है। क्या देखा हमने कि चर के वैसे मान जो उन दोनों समीकरणों में रखने पे दोनों समीकरणों को संतुष्ट करे वही हल होंगे। अगर नहीं संतुष्ट कर रहे हैं तो हल नहीं कहलाएंगे, ये हम कहेंगे कि उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, और इसकी चर्चा अगर हम आगे करें तो मान लीजिए कि हमें 2 रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। एक समीकरण दिया हुआ है a1x + b1y + c = 0, दूसरा दिया हुआ है a2x + b2y + c = 0। ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। अब मान लीजिए कि इसका जो ग्राफ होगा एक सरल रेखा होगा और इसका भी ग्राफ होगा एक सरल रेखा होगा। इसकी हमने चर्चा की। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो एक हल होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट रही हैं अर्थात समानांतर हो रही हैं तो इन दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। कॉमन पॉइंट होगा तभी हल होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोई कॉमन पॉइंट नहीं है तो एक भी हल नहीं होगा, यानी कि 0 हल होगा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर आ जाए यानी कि संपाती हो जाए तो इसके अनेक हल होंगे। अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे ग्राफ पे हम लोगों ने समझा कि किस प्रकार से हल हो सकता है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इनको हम गणितीय रूप से नाम भी देते हैं। इन तीनों को नाम देते हैं कि इनका क्या क्या नाम हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा नाम पे। यदि 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म की जो दोनों रेखाएं हैं यानी कि उनका ग्राफ है, अगर एक दूसरे को काट रहा है वो भी एक बिंदु पे, तो इसका एक हल होता है। एक बिंदु पे काटेगा तो एक ही हल होगा। इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल, या इसका दूसरा नाम होता है अविरोधी। और भी इसका एक नाम है, उसको बोलते हैं संगत हल।
अब इस चीज़ का क्या मतलब है, इसको हम नाम दे देते हैं, एक क्या बोलते हैं अद्वितीय, दूसरा को क्या बोलते हैं अविरोधी, और तीसरा क्या बोलते हैं संगत हल। अगर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के दोनों समीकरणों के ग्राफ अगर एक दूसरे को एक बिंदु पे काट रहे हैं तो उसका एक हल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं अद्वितीय हल। इस समीकरण युग्म को हम अविरोधी भी बोलते हैं और इसे हम संगत समीकरण युग्म भी बोलते हैं। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से अगर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और दोनों समीकरणों का ग्राफ एक दूसरे को किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहे हैं, किसी भी बिंदु पे नहीं काट रहे हैं, तो उनका कितना हल होगा, शून्य हल होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं विरोधी समीकरण युग्म, विरोधी समीकरण युग्म। इसका दूसरा नाम क्या है असंगत समीकरण युग्म। अब देखिए यहाँ पे इस नाम को समझिए, इसका हल है तो इसको अविरोधी बोल रहे हैं, मतलब कि ये अपने हल का विरोध नहीं कर रहा है, इसको हम अविरोधी बोलेंगे। ध्यान रखने के लिए, आप याद रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं अविरोधी। जिसका हल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं संगत बोलते हैं। इसका एक हल है ना, और दूसरे स्थिति में देखें कि यहाँ पे इसका कोई हल नहीं है, यानी कि ये विरोध कर रहा है, इसका कोई हल नहीं यानी कि विरोध कर रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे विरोधी समीकरण युग्म। या इसका कोई हल नहीं है तो इसको क्या बोलते हैं असंगत, यानी कि इसका संगत ठीक नहीं है। याद करने का तरीका बता रहा हूँ, नहीं कि ऐसा होता है, ठीक है, आप ध्यान में रख सकते हैं। चलिए फिर हम तीसरे स्थिति को देखते हैं। तीसरे स्थिति में क्या है कि जो दो चर का रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है उसके दोनों समीकरण का जो ग्राफ है वो एक दूसरे के ऊपर है, यानी कि समपाती है। तो इसके कितने हल हैं, अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। अनेक हल को हम अपरिमित रूप से भी अनेक हल लिखते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल। और इस समीकरण युग्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नंबर अगर हम कहना चाहें तो हम इसको अविरोधी भी बोल सकते हैं, अविरोधी, क्योंकि इसका हल है, जिसका हल होता है इसको हम अविरोधी कहते हैं। और दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग संगत भी समीकरण युग्म बोल सकते हैं, क्योंकि इसका हल है, जिसका हल होता है उसको हम संगत और अविरोधी दोनों बोल सकते हैं। तो संगत समीकरण युग्म भी बोल सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे एक बात और ध्यान रखिएगा, इसको तीसरा नाम हम क्या दे सकते हैं, इसका तीसरा नाम हम दे सकते हैं आश्रित समीकरण युग्म। अब ये क्या होता है आश्रित समीकरण युग्म, ये देखिए। अब देखिए एक नंबर स्थिति में जो जहाँ पे अद्वितीय हल है ये भी संगत समीकरण युग्म है, और तीसरे स्थिति में ये भी संगत समीकरण युग्म है। तो संगत समीकरण युग्म जिनके हल होते हैं और उसमें एक हम अलग इसको नाम दे देते हैं आश्रित समीकरण, इसलिए जिस संगत समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं उसको हम आश्रित समीकरण युग्म ही बोलते हैं। इसका एक अलग भी तो पहचान होना चाहिए, जैसे कि इसका अलग पहचान है अद्वितीय हल, इसका भी एक अलग पहचान है आश्रित समीकरण युग्म। तो इन दोनों में आप अंतर समझ गए होंगे। पहली स्थिति में जिसका हल है उसको भी हम संगत समीकरण बोलेंगे, और अंतिम स्थिति में यानी कि जिसके अनेक हल हैं उसको भी हम संगत समीकरण बोलेंगे। उस संगत समीकरण को जिसके अनेक हल हैं उसको हम आश्रित समीकरण भी बोलते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, उसको भी वहाँ से भी समझेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आई। समझ में आई तो आपको क्या करना है आपको पता ही है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको वीडियो लाइक करने में बस 1 सेकंड का समय लगेगा, लेकिन हमें इससे उत्साह मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा, इसी प्रकार से लगन से आपके लिए वीडियो बनाने का। तो चलिए विषय वस्तु से ना भटकते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें। क्या बातें हैं, चलिए इस चीज़ को देखते हैं। इससे पहले भी इस चीज़ को हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन ये शब्दों में लिखा हुआ है तो शब्दों में पढ़ के इसे समझते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है ये पहला चीज़ कि यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। एक हल होगा या अद्वितीय हल होगा, एक को अद्वितीय बोलते हैं यहाँ पे। इसे अविरोधी समीकरण युग्म भी कहते हैं। अभी हम लोगों ने समझा ना, यहाँ पे देखा ना कि अगर दो चर में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे को अगर एक बिंदु पे काट रही हैं तो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है, और उसका केवल एक हल होता है। इसे अविरोधी भी बोलते हैं और इसे संगत भी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे संगत भी जोड़ सकते हैं, संगत समीकरण युग्म, या आप इसको केवल अविरोधी से भी याद रख सकते हैं। आप ध्यान रखिए संगत को, कि जिसका हल होता है, जिस समीकरण युग्म का अगर हल होगा उसको हम संगत समीकरण युग्म बोलेंगे। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या कहता है, यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती हैं, समानांतर होती है यानी कि एक दूसरे को किसी को नहीं काटती हैं, यहाँ की ये दूसरी स्थिति, तो क्या होता है, आगे क्या लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है,
अर्थात ये अगर एक दूसरे को कहीं काट ही नहीं रही है, दोनों में कोई कॉमन बिंदु है ही नहीं, तो इसका हल कैसे होगा। एक रैखिक समीकरण का एक सरल रेखा होगा, दूसरे समीकरण का एक अलग रेखा होगा, ये दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो कोई हल नहीं होगा। और आगे कह रहा है कि इसे विरोधी समीकरण युग्म या असंगत समीकरण युग्म भी कहते हैं। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, चलिए इसका केवल थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं। अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि यदि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक दूसरे के समपाती हैं, अर्थात एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इस स्थिति में रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं और इसे आश्रित समीकरण युग्म भी कहते हैं। और आश्रित समीकरण युग्म के साथ साथ इसको हम लोग क्या बोलते हैं, संगत समीकरण युग्म भी बोलते हैं। वैसे संगत समीकरण युग्म जिसके अनेक हल होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आश्रित समीकरण युग्म बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। आगे वही चीज दिया हुआ है समीकरण के रूप में उदाहरण देके, यहाँ पे इस टेबल में दिया हुआ है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, क्या दिया हुआ है इस चीज को समझिए। हमारे पास दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, और दूसरा होता है, इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। अब यहाँ पर हम केवल अगर a1 b1 c1 और a2 b2 और c2 की बात करें तो इनके अनुपात को देखकर हम बता सकते हैं ना। अगर आपको कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और इन बातों का अगर हम केवल ध्यान रखें, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, और इनके अनुपातों की अगर हम बात करें, जैसे कि a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2, इन तीनों के अनुपात को देखें और इनकी अगर हम तुलना कर दें तो इन्हें देख के ही हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि किस रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे, किसका एक हल होगा और किसका एक भी हल नहीं होगा। कैसे बता सकते हैं, इस चीज़ को देखिए। अगर हम a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2 और c1 बट्टा c2 की बात करें, अगर a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के और c1 बट्टा c2 को हम ध्यान में नहीं रखते हैं, पहली स्थिति यहाँ पे जो पहला हमारा दिया हुआ है, इस स्थिति में a1 बट्टा a2 बराबर नहीं है b1 बट्टा b2 के, इस स्थिति में कोई भी आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा दो चर में, उसका केवल और केवल एक हल होगा। जैसे उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए, जो पहले हम लोगों ने उदाहरण हल किया है वही उदाहरण यहाँ पे हमें दिया हुआ है। अगर इस उदाहरण को आप देखें कि x माइनस 2y बराबर का 0 और दूसरा समीकरण दिया हुआ है 3x प्लस 4y बराबर का 20 हमने लिया था, यहाँ पे माइनस 20 बराबर का 0 दिया हुआ है। इसको देखिए, इसका हमने ग्राफ बनाया है, यहाँ पे इसी समीकरण युग्म का हम लोगों ने ग्राफ बनाया है और इसका केवल और केवल एक हल है। अब इस स्थिति में देखिए, यहाँ पे अगर हम तुलना करें तो a1 का मान क्या है, यहाँ पे a1 का मान है 1, b1 का क्या मान है माइनस का 2, c1 का क्या मान है 0 है। यहाँ पे a2 का क्या मान है 3 है, b2 का क्या मान है 4 है और c2 का क्या मान है माइनस का 20 है। इसकी हम तुलना कर रहे हैं a1 बट्टा a2, तो a1 बट्टा a2 क्या हो जाएगा 1 बट्टा 3 हो जाएगा और b1 बट्टा b2 क्या हो जाएगा माइनस का 2 बट्टा 4 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 बट्टा 2 भी इसको हम लिख सकते हैं। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो हम क्या याद रखेंगे कि इसका केवल और केवल एक हल होगा, और जिस रैखिक समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है उसका ग्राफ कैसा होता है, प्रतिच्छेदी होता है। या तो पहले हम ग्राफ याद रख सकते हैं और बाद में उसका हल याद रखेंगे, या उसका हल और ग्राफ दोनों एक साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम दूसरी स्थिति पे आते हैं। यहाँ पे दूसरी स्थिति में देखिए, यहाँ पे अगर हम तुलना करें a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2 के और बराबर है c1 बट्टा c2 के, तो इस स्थिति में हम क्या याद रखेंगे कि अगर तीनों का अनुपात बराबर रहेगा तो इनके द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होगी, अर्थात एक दूसरे के ऊपर होगी। अगर रेखाएं समपाती हैं तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। इसका हम क्या नाम देते हैं, संगत समीकरण युग्म या अविरोधी समीकरण युग्म या आश्रित समीकरण युग्म। इसके 3 नाम होते हैं। इसको इस प्रकार से हम याद रख सकते हैं। और इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। अनेक हल को हम अपरिमित रूप से अनेक हल भी बोलते हैं, तो इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे। तीसरा स्थिति क्या है, एक रैखिक समीकरण युग्म में दिया हुआ है, इसके चर के गुणांकों की हम लोग तुलना करेंगे। तो यहाँ पे a1 बट्टा a2 क्या है, बराबर है b1 बट्टा b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 बट्टा c2 के। तो इस स्थिति में क्या होगा, कोई सा भी आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा दो चर में, उसमें क्या होगा, यहाँ पे इसके मान का भी तुलना किया गया है जो कि यहाँ पे बराबर नहीं है, यहाँ पे दिखाया गया है। तो इसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है।
अगर रेखाएं समानांतर हैं तो उनमें कोई कॉमन बिंदु नहीं होगा, और कॉमन बिंदु नहीं होगा तो इन रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस प्रकार के रैखिक समीकरण युग्म को हम क्या बोलते हैं? विरोधी समीकरण युग्म या असंगत समीकरण युग्म। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अगर ये चीज़ क्लियर हो गया होगा तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। कोई भी आपको अगर दो चर में रैखिक समीकरण दे दिया जाए, कोई भी आपको दो चर में रैखिक समीकरण दे दिया जाए तो उसको हल करेंगे। उसका या तो कोई ना कोई एक हल होगा, या अनेक हल होगा, या कोई नहीं हल होगा। ये तीन स्थितियां बनी हुई है। तो अगर मान लीजिए कि आपको दो चर में रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है और उसका हल पूछ रहा है, अर्थात उसका हल है और हमें हल ज्ञात करना है, तो किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं? तो अभी हम लोगों ने पीछे सीखा ग्राफीय विधि। यहाँ पे उसको हल करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। पहला तरीका होता है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि, तीसरा होता है ब्रजगुणन विधि। तो चलिए इन्हें हम एक एक करके सीखते हैं दो चर के रैखिक समीकरण युग्म के लिए। तो पहले बढ़ते हैं हम किस पे? प्रतिस्थापन विधि पे। ये क्या है? दो चर में कोई भी रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, उसको हम हल कर रहे हैं। किस तरीके से? बीजगणितीय विधि से। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा? ग्राफीय विधि से देखा। इसे हम बीजगणितीय विधि से हल कर रहे हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से अगर इसे हमें हल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमें दो समीकरण दिया हुआ है, तभी हम युग्म बोलेंगे। यानी क्या क्या कह रहा है प्रश्न हमारा? ये क्वेश्चन हो गया कि रैखिक समीकरण युग्म 2x + 3y = 13 दिया हुआ है। ये हम पहला समीकरण मान लेते हैं। माना कि रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है 2x + 3y = 13, और दूसरा क्या दिया हुआ है? इसको हम अगर ऐसे लिखना चाहें सामान्य रूप के रूप में -13 = 0 भी लिख सकते हैं। कैसे? इसकी तुलना अगर a1x + b1y + c1 = 0 से करें तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। बराबर के उस तरफ केवल शून्य रहेगा, जो भी अचर पद रहेगा हम बराबर के लेफ्ट साइड लेके चले जाएंगे। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। फिर दूसरे समीकरण को देखते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? 4x + 5y - 23 = 0। इसको समीकरण नंबर हम 2 मान लेते हैं। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है? हम क्या करेंगे? दो चर में रैखिक समीकरण युग्म है ना, तो किसी एक चर का हम मान ज्ञात करेंगे किसी एक समीकरण से। दो समीकरण दिया हुआ है, हमारे पास दो रास्ते हैं निकालने के लिए। तो हम कैसे करेंगे? हम मान लेते हैं कि समीकरण 1 को ही ले लेते हैं। समीकरण 1 से यहाँ से हम क्या करते हैं कि x का मान ज्ञात करते हैं। तो x का मान ज्ञात करेंगे तो ये जो दोनों पद हैं ये उस साइड चले जाएंगे और 2 से उनमें भाग लग जाएगा, तभी केवल x बचेगा। इसको और सरल रूप से समझते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2x बराबर ये 13 माइनस का 3y, और यहाँ से x का क्या मान आ जाएगा? 13 - 3y बटा 2। ये हो गया x का मान। अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में ले जाकर रख दे रहे हैं। x के मान को हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं किसमें? समीकरण 2 में। तो x बराबर इतना हम यहाँ पे लिख सकते हैं चाहे तो कि x बराबर 13 - 3y बट्टा 2 समीकरण 2 में रखने पे। कहाँ पे रखने पे? समीकरण 2 में रखने पर ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, यहाँ पे देखेंगे हम कि 4 और x के जगह पे क्या रखेंगे? 13 माइनस का 3y बट्टे का 2, और क्या उसके बाद क्या होगा इस समीकरण में? प्लस 5y बराबर का 23 या -23 बराबर का 0 लिखेंगे। अब इस समीकरण को हम हल करेंगे। अगर इसको हम देखें तो एक चर में रैखिक समीकरण बन गया, और एक चर में रैखिक समीकरण हम हल करना जानते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं? ये क्या हो जाएगा? 2 से 4 2 बार में कट जाएगा। ये आगे बनेगा 26 माइनस का 6y प्लस का 5y बराबर का 23 को हम उस साइड लेके चले जाते हैं। ये हो जाएगा 23। इसको आगे सरल करते हैं। -6y और 5y, ये क्या हो जाएगा? -y बराबर 23। ये 26 उस साइड जाएगा तो -26 हो जाएगा। ये क्या बचेगा? -3। तो यहाँ से y का क्या मान आ जाएगा? 3। ये माइनस से उधर का माइनस कट जाएगा तो y का मान आ गया 3। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस y के मान को हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में, या यहाँ से हमने जो मान निकाला है x का, इसमें रख देंगे। इसको हम चाहें तो समीकरण 3 भी मान सकते हैं यहाँ पे, समीकरण 3 में। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर x का क्या मान हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 13 माइनस 3 गुणे 3, y का मान रखेंगे बट्टे का 2, 13 माइनस 9 बट्टे का 2, यानी कि 4/2, यानी कि x का क्या मान आ जाएगा? x बराबर का 2। अतः हम क्या लिख देंगे?
x बराबर 2 तथा y बराबर 3। हमने किस विधि से निकाला? प्रतिस्थापन विधि से इसका हमने हल किया है। यानी कि इसमें हमने क्या किया, बेसिक से चीज़ें से समझिए। हमें दो चर में एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, उस रैखिक समीकरण युग्म को बीजगणितीय विधि से हल करना है। वो भी बीजगणितीय विधि किस प्रकार से? प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करेंगे, जो भी समीकरण दिया रहेगा, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण 2 मानेंगे। दो समीकरण होंगे युग्म में तो 1 और 2 मानेंगे। उस दोनों में से किसी एक समीकरण को हम पकड़ेंगे, उसमें से एक चर का मान ज्ञात करेंगे। अगर हम यहाँ पे चाहें तो समीकरण 1 से y का भी हम मान ज्ञात कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या समीकरण 2 से हम x का मान यहाँ पे ज्ञात कर सकते थे या y का मान ज्ञात कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। किसी एक चर का मान निकालेंगे, उस एक चर के मान को अगर समीकरण 1 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 से निकाल रहे हैं तो समीकरण 1 में रखेंगे, प्रतिस्थापित करेंगे, एक मान को दूसरे के रूप में प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ से करने के बाद जब हम प्रतिस्थापित करेंगे एक समीकरण से निकाल के दूसरे समीकरण में, तो एक चर में एक रैखिक समीकरण बच जाएगा। एक चर में एक रैखिक समीकरण बचेगा, उसे हम हल करेंगे इस प्रकार से। जिस चर में वो रैखिक समीकरण होगा उसका हम मान ज्ञात कर लेंगे। उसका मान हम यहाँ पे जो मान निकाले रहेंगे, जैसे यहाँ पे हमने x का मान निकाला है उसमें प्रतिस्थापित करेंगे, फिर से प्रतिस्थापित करेंगे। यहाँ हमने y का मान निकाला है तो y का मान हमने इस समीकरण में रखा। यहाँ से रखने के बाद दूसरे चर का मान ज्ञात हो जाएगा, तो हम अपना आंसर लिख देंगे कि पहले चर का मान ये और दूसरे चर का मान ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया रहेगा तो इस चीज़ को समझिएगा। तो आप पहले ही a1 बट्टा a2, b1 बट्टा b2, c1 बट्टा c2 इन अनुपातों की तुलना करके आप ज्ञात कर सकते हैं कि किस रैखिक समीकरण युग्म का एक हल होगा, किसका कोई भी हल नहीं होगा और किसका अनेक हल होगा। यहीं से जांच के हम ज्ञात कर सकते हैं किस रैखिक समीकरण युग्म के कितने हल होंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है इस चीज़ को सीखते हैं। आगे हमें दिया हुआ है कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म जो दिया हुआ है उसको बीजगणितीय विधि से हल करना है, वो भी किस विधि से? नंबर 2 विधि, विलोपन विधि से। यहाँ पे हम लोगों ने विधि की बात की, 3 विधियों की बात की। बीजगणितीय विधि में 3 विधियाँ होती है, वहाँ पे हमने बीजगणितीय शब्द छोड़ दिया था समझाते वक्त, लेकिन ध्यान रखेंगे कि बीजगणितीय विधि के 3 प्रकार होते हैं हल करने के। हम एक की चर्चा कर चुके हैं, अब दूसरे की चर्चा करते हैं। दूसरे का क्या नाम है? विलोपन विधि। नाम से देखिए, पहले विधि में प्रतिस्थापन नाम था, यानी कि प्रतिस्थापित कर रहे हैं। दूसरे में क्या नाम है? विलोपन नाम है, यानी कि विलोपित करेंगे, यानी एक किसी को गायब करेंगे। यहाँ से देखते हैं कैसे गायब करेंगे। यहाँ पे हमें एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। क्या कह रहा है प्रश्न? रैखिक समीकरण युग्म x + 2y = 5 और माइनस का 4x + 5y = 6 को हल कीजिए। इस रैखिक समीकरण युग्म को हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, दो चर दिए हुए हैं, दोनों चर में से किसी एक चर को हम लोग विलोपित करते हैं, अर्थात गायब करते हैं। क्या करते हैं? उसको शून्य बना देते हैं और केवल एक चर में हम समीकरण बना के उस एक चर का मान ज्ञात करते हैं। फिर उस एक चर को किसी एक समीकरण में रख के दूसरे चर का मान ज्ञात करते हैं। या तो हम दोनों समीकरणों को जोड़ के एक चर को गायब करते हैं या दोनों समीकरणों को घटा के हम एक चर को गायब करते हैं। अब कैसे करते हैं इस चीज़ को देखिए, इसी उदाहरण से हम समझते हैं। हमें प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक पहला समीकरण दिया हुआ है x + 2y = 5, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। दूसरा समीकरण दिया हुआ है माइनस का 4x प्लस का 5y = 6, इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ से समझिएगा कैसे करते हैं। पहले देखिए x वाला पद क्या दिया हुआ है, दोनों में एक x दिया हुआ है, एक माइनस का 4x दिया हुआ है। y वाला क्या दिया हुआ है, एक दिया हुआ है 2y और एक दिया हुआ है 5y, दोनों प्लस में है। इस चीज़ को चिन्ह के साथ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर इसको 0 बनाना है तो हम क्या करेंगे, x वाले को देखिएगा। अगर इसको 0 बनाना है तो अगर इसमें हम 4 से गुणा कर दें और इन दोनों को जोड़ दें, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या हो गया, ये शून्य के बराबर बन गया। इसमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी x में, अगर ऊपर वाले x में हम 4 से गुणा कर रहे हैं, यानी कि इस समीकरण में हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा और दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, तो x वाला पद शून्य हो जाएगा, तो y का मान आएगा। अब देखिए, इस बात को भूल जाइए कि हम 4 से गुणा कर रहे हैं, हम इसको मिटा देते हैं कि हमने 4 से गुणा किया है। ये चीज़ आप समझ गए कि हमने 4 से गुणा किया। अब दूसरी चीज़ देखिए, अगर हमें y को विलोपित करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम देखें तो दोनों का प्लस चिन्ह है, दोनों के आगे प्लस है, तो जोड़ेंगे तो ये जुड़ेंगे और बढ़ेंगे, तो इनको घटाना पड़ेगा।
अगर इन दोनों को घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा। अगर बीजगणित में आपको ध्यान हो तो आप घटाते हैं तो चिन्ह बदलता है। तो यहाँ पे अगर चिन्ह बदल रहा है तो इनको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 3y बचेगा, यानी कि y अभी गायब हुआ ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या से गुणा करें कि नीचे वाला आ जाए। तो नीचे वाला लाने के लिए हम गुणा करेंगे कि 5/2 से इसमें हम गुणा कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 5y बचेगा और नीचे हो जाएगा 5y और दोनों को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। या हम क्या कर सकते हैं, इस चीज़ को मिटाइए और यहाँ पे देखिए, ऊपर हम 5 से गुणा कर देते हैं और नीचे 2 से गुणा कर देते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 10y, नीचे भी बन जाएगा 10y और दोनों को घटा देंगे, ये बच जाएगा 0 के बराबर आएगा, यानी यहाँ से y विलोपित हो गया। तो हम दोनों में गुणा कर सकते हैं या केवल एक में गुणा कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम चाहें तो केवल नीचे वाला में भी गुणा कर सकते हैं। 2/5 से अगर गुणा करेंगे तो 5 से 5 कट जाएगा, 2y बचेगा, ऊपर भी 2y रहेगा, घटाएंगे ये 0 आ जाएगा, यानी y विलोपित हो जाएगा। तो ये बातें आपके दिमाग दौड़ाने पर निर्भर करेगी कि किसमें आप गुणा करके जोड़ेंगे कि घटाएंगे कि एक चर विलोपित हो जाएगा, इस बात पे आप ध्यान देंगे। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि हम x को विलोपित करें। तो x को विलोपित करने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, इसमें समीकरण 1 में केवल 4 से गुणा करना है और जोड़ देना है। तो समीकरण 1 में जब हम 4 से गुणा करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4x प्लस का 8y बराबर का 20। नीचे वाला समीकरण 2 उसी प्रकार से रहेगा, किसी से हमने गुणा नहीं किया है। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 4x प्लस का 5y बराबर का 6। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कि घटाएंगे, आप बताइए। देखिए यहाँ पे चिन्ह माइनस है, ऊपर प्लस है, तो अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो प्लस माइनस दोनों अगर बराबर है तो ये 0 हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे। ये क्या हो जाएगा, 8 और 5 13y बराबर का 20 और 6 26 हो जाएगा। ये हो गया 13y बराबर 26। यहाँ से हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, 26/13 यानी कि 2। y का मान आ गया 2। अब इस y के मान को हम किसी एक समीकरण में ले जाकर रख देंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं y बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर, आप चाहे तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, x का मान वहीं आने वाला है। यहाँ पे रखेंगे x प्लस 2 गुणे y का मान क्या है, 2 बराबर का 5। x का मान यहाँ से क्या आएगा, 5 माइनस का 4 यानी कि 1 के बराबर आएगा। x का मान 1, y का मान 2। अब इसका अगर जांच करना चाहते हैं तो इस दोनों समीकरणों में आप इन दोनों मानों को रख के जांच कर लीजिए। जांच भी कर लेते हैं। x बराबर 1 प्लस 2 गुणे y का मान 2, क्या आ जाएगा, 1 प्लस का 4 बराबर 5। ये RHS में यहाँ पे 5 दिया हुआ है, बराबर RHS हो गया। पहला समीकरण संतुष्ट हो गया। दूसरे समीकरण में जांचते हैं, -4 गुणे का 1 प्लस का 5 गुणे का 10, ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस का, यहाँ पे 10 नहीं, यहाँ पे होगा 2, ये होगा 10, तो ये क्या हो जाएगा 6 के बराबर। ये भी RHS के बराबर आ रहा है। यहाँ पे देखेंगे अगर तो ये 6 RHS में है तो RHS के बराबर आ रहा है, यानी कि ये जो हमने हल निकाला है ये इन दोनों समीकरणों को संतुष्ट कर रहा है, अर्थात इस समीकरण युग्म को संतुष्ट कर रहा है, यानी कि ये दोनों मान x बराबर 1 और y बराबर 2 इस समीकरण युग्म के एक हल हैं और इसका एक ही हल होगा तो ये हल है। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आगे चर्चा करते हैं। आगे क्या है कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हल करने का बीजगणितीय विधि, वो भी कौन सा विधि, विधि नंबर 3, ये क्या है, ब्रज गुणन विधि। इसमें क्या होता है, ये विधि बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि इसमें हम फार्मूला का यूज करते हैं और जिस फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं इस विधि में वो थोड़ा लंबा दिखता है। घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम बहुत ही आसान कर देंगे। कैसे कर देंगे इस चीज़ को देखिएगा। मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे इस फार्मूले को आप याद रख सकते हैं। मैं इस बात पे यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा कि ये फार्मूला आता कैसे है और कैसे निकालते हैं। अगर चाहिए आपको इसके बारे में भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर भी वीडियो बना कर डाल दूंगा कि इसका फार्मूला आता कैसे है। ब्रज गुणन विधि का जो हम लोग फार्मूला प्रयोग में लेते हैं वो फार्मूला आता कैसे है। ये विलोपन विधि से ही आता है, बस उसके सामान्य मान से हम उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पे फार्मूला क्या होता है ये ध्यान दीजिए और हल कैसे करते हैं इस पे ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम वन शॉट रिवीजन कर रहे हैं तो केवल हम फार्मूले पे ही ध्यान देते हैं। ठीक है, फार्मूला होता है, इस चीज़ को मेनली ध्यान रखिएगा, x बट्टा b1c2 माइनस का b2c1 बराबर y बट्टा c1a2 माइनस का c2a1 बराबर का 1 बट्टा a1b2 माइनस का a2b1। अब ये फार्मूला याद रखने का आपका तरीका क्या हो सकता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिए। यहाँ पर दो चर के रैखिक समीकरण का सामान्य रूप क्या होता है, ये होता है ax प्लस
बी वाई प्लस सी बराबर का 0। अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक क्या है a, y का गुणांक क्या है b, अचर पद क्या है c। अगर मैं यहाँ से बोलूँ कि a का गुणांक क्या है तो क्या है a का गुणांक, बोलिएगा x। y का गुणांक क्या है, b का गुणांक क्या है y। c का गुणांक क्या है, c का गुणांक क्या है 1। तो ये हो गया 1। अब इसके नीचे लिख दीजिए a b c और इस बात को ध्यान दीजिए 12 माइनस का 21, इसको याद रखिएगा, इस सूत्र को याद रखिएगा। कभी भी आप फॉर्मूला बना के x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात ये वाला फॉर्मूला आप कभी भी बना सकते हैं, सोते जागते बैठते कभी भी बना सकते हैं। इस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम पहले x का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। x का मान ज्ञात कर रहे हैं यानी कि x बटे, इस चीज़ पे ध्यान दीजिए 12 माइनस 21 हमने लिखा है ना, इस पे ध्यान दीजिएगा। x का मान हम ज्ञात कर रहे हैं तो x वाला जो ये नीचे वाला जो पद है इसको हम भूल जाएंगे, केवल हमने x यहाँ पे लिख दिया, बस हो गया। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, इसको ध्यान दीजिए। इसके बाद क्या है बी सी है ना, तो हम क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे बी सी माइनस बी सी। ये क्या लिखा है हमने 12 माइनस 21 यानी कि b1 c2 माइनस b2 c1 बराबर। अब चलते हैं हम दूसरे मान पे। यहाँ पे हम मान ज्ञात करते हैं y का, y के लिए ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे y बट्टे, y का ज्ञात कर रहे हैं ना, तो इस चीज़ को हम छोड़ देंगे और y के बाद क्या है c के बाद हम फिर से शुरुआत करेंगे a से, तो c के बाद क्या आएगा a आएगा। तो इसको हम क्या लिखेंगे, समझ गए हैं, सी ए माइनस सी ए। 12 माइनस 21 ध्यान दीजिएगा, तो C1 A2 माइनस 21 का C2 A1, ये हो गया बराबर। अब क्या करेंगे, हम इस चीज़ को निकालेंगे इस C यानी 1 वाले मान को, तो इसको लिखेंगे 1 बट्टे। अब C के बाद क्या आएगा, C के बाद हम A से शुरुआत कर रहे हैं ना, तो A के बाद B, तो ये क्या हो गया AB माइनस AB। A1 12 माइनस 21, तो A1 B2 माइनस A2 B1, ये हो गया फॉर्मूला। आप चाहे तो इन दोनों मानों की तुलना कर सकते हैं, यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है। अब ये फॉर्मूला आप कभी भी बना सकते हैं, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो हम इसमें कैसे ज्ञात करते हैं, अब इस प्रश्न को हल करते हुए इस फॉर्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसको मिटा देते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे मिटाने के बाद अब क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे हल करते हैं इस बात पे ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, जो भी हमें समीकरण दिया रहेगा उसको हम लिखेंगे। हमें क्या समीकरण दिया हुआ है, x प्लस 3y बराबर का 3, समीकरण नंबर 1, और 3x माइनस का 9y बराबर का 2 हमें समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। अब इस चीज़ की तुलना हम करेंगे किससे, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप से, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर के 0 से। तो इसकी तुलना इससे करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस का 3y माइनस का 3 बराबर का 0। ये हो गया समीकरण नंबर 1, इसको हम तीनों को मिटा देते हैं, इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं, और ये हो जाएगा 3x माइनस का 9y माइनस का 2 बराबर का 0, ये हो गया समीकरण नंबर 2। यहाँ से हम क्या ज्ञात करेंगे, a1 b1 c1 a2 b2 और c2, इस चीज़ को हम ज्ञात करेंगे। यहाँ से a1 का मान क्या आएगा, देखिएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं, a1 बराबर क्या हो जाएगा 1, b1 बराबर क्या हो जाएगा 3, c1 बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 3, a2 का मान क्या आ जाएगा 3, b2 का मान क्या आ जाएगा माइनस का 9, और c2 का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2। ये इसका मान हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x बट्टा b1 c2 माइनस का b2 c1 बराबर का y बट्टा c1 a2 माइनस का c2 a1 बराबर का 1 बट्टा a1 b2 माइनस का a2 b1, ये हो गया। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, x का मान ज्ञात करने के लिए इसको और इसको ले सकते हैं बराबर के रूप में, तीनों बराबर है तो किन्हीं दो को आपस में बराबर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, x बराबर, इसको हम अगर यहाँ पे गुणा करें तो ये क्या बन जाएगा b1 c2 माइनस का b2 c1 बट्टा a1 b2 माइनस का a2 b1। अब यहाँ से हम मान रखेंगे, क्या मान रखेंगे, b1 का मान क्या है 3, c2 का क्या मान है माइनस का 2, माइनस b2 का क्या मान है माइनस का 9, और c1 का क्या मान है माइनस का 3,
बट्टा A1 का क्या मान है 1, B2 का क्या मान है -9 माइनस A2 का क्या मान है 3 और B1 का क्या मान है ये है 3। इसको सरल करेंगे, सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा -6, 3 माइनस 3 है तो माइनस ही आएगा, 9 के 27 बट्टे -9 बराबर ये क्या हो जाएगा -33 बट्टे का -18 यानी कि 33/18 x का मान आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इस x के मान को 33/18 हमने x का मान निकाला है। अब इस x के मान को या तो हम किसी एक समीकरण में पुट कर दें और y का मान ज्ञात कर ले, या हम यहाँ से भी y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को मिटाते हैं और 33/18 हम क्या करते हैं समीकरण 1 में हम रख के y का मान ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे 33/18 प्लस 3y बराबर का 3 दिया हुआ है, या -3 इधर ला के भी हम लिख सकते हैं। यहाँ से y का क्या मान आएगा 3y बराबर हो जाएगा 3 माइनस 33/18, ये हो जाएगा 54 माइनस का 33/18। यहाँ से y का क्या मान आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 में से 3 गया 1, 5 में से 3 गया 2 बट्टे का 18 और गुणे का 3, 3 7 21 यानी कि 7/18 y का मान आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमें प्रश्न दिया हुआ है, तो चलिए इन प्रश्नों को हम हल करते हैं। प्रश्न क्या है कि रैखिक समीकरण युग्म में चर का अधिकतम घात क्या होता है। रैखिक समीकरण युग्म का सामान्य रूप क्या होता है, अगर देखें तो ये होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर का 0, और होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर का 0। यहाँ पे चर क्या है x है और y है। इनको देखें तो इसमें भी यहाँ पे क्या है चर का घात क्या है 1 है, और यहाँ पे चर y का घात क्या है यहाँ पे भी 1 है। तो अधिकतम घात चर का क्या है, दूसरे समीकरण में भी देखेंगे तो दोनों जगह 1 ही है, तो इसका अधिकतम घात क्या है यानी कि 1 है। तो रैखिक समीकरण युग्म का अधिकतम घात क्या होता है 1 होता है। 1 किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती है। समपाती मतलब क्या होता है, इस चीज़ को समझते हैं आप। समपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर, मतलब जो ये समीकरण है ये जिन रेखाओं को निरूपित करेंगी ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हैं यानी कि समपाती हैं। तो इनके प्रत्येक बिंदु पे इनका हल होगा, अर्थात a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, बराबर होगा c1/c2 के। ये स्थिति होती है अनुपात का। तो यहाँ से हम तुलना करेंगे इस रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप से। तो a1 का मान क्या हो जाएगा 1 के बराबर, b1 का मान क्या हो जाएगा 2 के बराबर, c1 का क्या मान होगा -7 के बराबर। इसी प्रकार से a2 का क्या मान होगा 2 के बराबर, b2 का क्या मान होगा k होगा, और c2 का क्या मान होगा -14 हो जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे, यहाँ से हम समीकरण बनाएंगे a1/a2 यानी कि 1/2 बराबर b1/b2 यानी 2/k बराबर -7/14। यहाँ से हम एक समीकरण यहाँ से बना सकते हैं, यहाँ से हम एक समीकरण बना सकते हैं, यहाँ पे 2 समीकरण बन जाएंगे, दोनों k में बनेंगे। दोनों जगह से चाहे तो मान निकाल सकते हैं या एक जगह से चाहे तो मान निकाल सकते हैं। हम इसको पकड़ते हैं और यहाँ से हम k का मान निकालते हैं। 1/2 बराबर 2/k लिखा हुआ है, ये क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ से k का क्या मान आएगा k बराबर 4 किस ऑप्शन में दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आया कि हम किस प्रकार से करेंगे। पहले आपको मतलब समझ में आना चाहिए, सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि विरोधी समीकरण युग्म के हल होते हैं। विरोधी समीकरण युग्म क्या होता है, वैसा समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है, जिसका कोई हल नहीं होता है उसको हम विरोधी समीकरण युग्म बोलते हैं। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर ये चीज़ आपको पता है, क्लियर है, तो आप सीधा इसका आंसर दे देंगे। विरोधी समीकरण युग्म का एक भी हल नहीं होता है, तो एक भी हल नहीं जिस ऑप्शन में दिया होगा या शून्य दिया होगा, ऐसे मान या ऐसा चीज़ लिखा होगा जिसका मतलब कुछ नहीं होता है, शून्य होता है, वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में शून्य दिया हो तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2 के लिए रैखिक समीकरण युग्म का क्या हल होगा। इस स्थिति में अभी हम पीछे चर्चा करके आ रहे हैं। इस स्थिति में क्या होता है कि जो रैखिक समीकरण युग्म होता है उसके द्वारा निरूपित जो रेखाएं होती है एक दूसरे के समपाती होती है। समपाती होती है यानी प्रत्येक बिंदु पे इनका हल होता है, प्रत्येक बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। तो
तो इनका अनेक हल होता है। अनेक हल को हम अपरिमित रूप से भी अनेक हल बोलते हैं। तो ऑप्शन को ढूंढिए और टिक करके आगे बढ़ जाइए। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न है। इसमें क्या है कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण इतना माने 8x + 5y = 9 और 3x + 2y = 4 का हल कीजिए। किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। हमें समीकरण क्या दिया हुआ है? एक समीकरण दिया हुआ है 8x + 5y = 9, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है? 3x + 2y = 4, ये हो गया समीकरण नंबर 2। प्रतिस्थापन विधि से करना है तो हम क्या करेंगे? समीकरण 2 से या समीकरण 1 से, जिससे भी आप करना चाहे कर लीजिए। समीकरण 2 से हम क्या करते हैं? y का मान ज्ञात करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए समीकरण 2 से 2y = 4 - 3x, x का मान नहीं ज्ञात करते, हम सीधा y का मान ज्ञात करते हैं। यहाँ से y का मान क्या हो जाएगा? 4 - 3x / 2, y का मान हो गया। इसको हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। अब इस मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखते हैं। समीकरण 3 और समीकरण 1 से हम क्या करते हैं? इस मान को हम इसमें ले जाकर रखेंगे, y के मान को। तो ये क्या हो जाएगा? 8x + 5 × 4 - 3x / 2 = 9। अब ये x में एक रैखिक समीकरण बन गया। अब इसको हल करते हैं। 8x + 20 - 15x / 2 = 9। इसको आगे सरल करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 16x + 20 - 15x, और ये जो एलसीएम 2 आया है ये इस साइड जाकर गुणा हो जाएगा तो बन जाएगा 18। इसको सरल करिए। 16x - 15x, x ये 20 जाएगा उस साइड, तो 18 - 20 बन जाएगा। x का क्या मान आ जाएगा यहाँ से? -2, x बराबर -2। अब इस x बराबर -2 को इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। यहाँ से हम रखते हैं, क्या हो जाएगा? y बराबर 4 - 3 × -2 / 2, 4 - प्लस 6 / 2, यानी कि 10/2। ये आ गया y बराबर 5। अब क्या कीजिए? x के और y के मान को दोनों समीकरण में बारी बारी से रखिए और संतुष्ट करके देखिए। करते हैं। x बराबर -2 रखते हैं तो माइनस का 16 पहला समीकरण में बन जाएगा, प्लस 5 रखेंगे ये हो जाएगा 25। ये क्या आएगा? 9 आएगा। RHS में 9 दिया हुआ है। पहला समीकरण संतुष्ट हुआ, चलिए ठीक है। फिर हम दूसरे समीकरण को संतुष्ट करते हैं। 3 × -2 यानी कि ये हो जाएगा -6, प्लस 2 × 5 यानी कि 10 बराबर कितना आएगा? 4 आएगा। 4 RHS में दिया हुआ है, यानी कि ये भी संतुष्ट हो रहा है, यानी कि जो हमने हल निकाला है वो सही निकाला है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। चलिए ज्ञात करते हैं। कैसे करेंगे इस चीज़ को समझिए। प्रश्न क्या कह रहा है पहले समझ तो लीजिए। जो यहाँ पे रैखिक समीकरण युग्म दिया है इसको हल करना है। ये x और y में दो चर का रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है, तो x का कुछ मान आएगा, y का कुछ मान आएगा। तो इनके बीच में ये संबंध दिया हुआ है कि जो y का मान है x के साथ m का गुणा करना है और प्लस इसमें 3 जोड़ेंगे तो ये y के बराबर होगा। x में m से गुणा करेंगे और 3 जोड़ेंगे तो ये y के बराबर होगा। तो यहाँ पे x का y का जो मान आएगा y का मान रखेंगे, x का मान आएगा x का मान रखेंगे, तो ये m में एक रैखिक समीकरण बन गया और m का हम मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। लिख के हल करें। चलिए देखते हैं दिया हुआ समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण युग्म है क्या है? 2x + 3y बराबर का 11 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं और 2x - का 4y बराबर का -24 समीकरण नंबर 2 है। यहाँ इन दोनों समीकरणों को देख के आपको क्या लगता है कि आप किस विधि से इसे हल करना चाहेंगे? मुझे देख के लगता है कि मैं इसे विलोपन विधि से हल करूंगा। क्या करूंगा? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देता हूँ, चिन्ह बदल जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस 2x - 2x कट जाएगा, ये प्लस 3y और प्लस 4y क्या हो जाएगा? 7y बराबर 11 और 24 कितना हो जाएगा? 35। ये हो गया 35। यहाँ से y का मान ज्ञात क्या करेंगे? 35/7 यानी कि 5। y का हमने क्या मान ज्ञात कर लिया? 5। y बराबर 5 आ गया। अब क्या करना है? इस y के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 किसी एक में भी रख देंगे। हम क्या करेंगे?
y बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 3 गुणे 5 बराबर का 11। ये क्या बनेगा 2x बराबर 15 यानी 11 माइनस का 15, ये क्या हो जाएगा माइनस का 4। ये क्या बनेगा x बराबर -4/2 यानी कि माइनस का 2। x का क्या मान ज्ञात किया हमने माइनस का 2। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, पुनः हमें दिया हुआ है, इसमें संबंध दिया हुआ है y बराबर mx प्लस का 3। यहाँ पे हम y का मान क्या रखेंगे 5, x का मान क्या है m इंटू एक्स का मान क्या है माइनस का 2 और प्लस का 3। इसको सरल कीजिए, 3 इधर आएगा क्या बन जाएगा 5 माइनस 3 2 बराबर m गुणे माइनस का 2। m का मान क्या आएगा यहाँ से 2 बट्टे माइनस का 2 यानी कि m बराबर माइनस का 1। ये आएगा m बराबर माइनस का 1 जो इसे संतुष्ट करेगा, ठीक है। चलिए हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमें भाषा के साथ दिया हुआ है, इसको पढ़ के समझते हैं फिर इसे हम हल करेंगे। भाषा के साथ दिया हुआ है अर्थात इसको पढ़ के समीकरण रूप में बदलना है और फिर इसे हल करना है। प्रश्न को पढ़िए, क्या कहता है प्रश्न, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। हर और अंश किसका होता है, भिन्न का होता है ना। एक भिन्न होता है जिसका एक अंश होता है एक हर होता है। मान लीजिए कि अगर p बट्टा q के रूप में है तो ये अंश होता है और ये नीचे वाला क्या होता है हर होता है। तो इसी चीज में बोल रहा है कि यदि अंश में 1 जोड़ दिया जाए यानी कि p में 1 जोड़ दे, अगर ऐसा हमारा भिन्न है p बट्टा q के रूप में तो, और हर से 1 घटा लिया जाए यानी कि p माइनस 1 कर लिया जाए तो भिन्न क्या बन जाता है 1 बन जाता है, ये 1 के बराबर हो जाता है। ये चीज कह रहा है। फिर कह रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। यहाँ पे अंश की फिर चर्चा नहीं है। p बट्टा q में इसके हर क्या है q है, q में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा 1/2 बन जाता है। तो आगे कह रहा है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न क्या होगा, इसको फिर से हम करते हैं, ठीक है। हम आप चाहें तो यहाँ पे जो भी चाहें वो मान सकते हैं भिन्न। माना कि भिन्न है, हमने p बट्टा q पे समझा, हम x y मान लेते हैं कि भिन्न क्या है x बट्टा y है, ये हमारा भिन्न हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि हम x बट्टा y में अंश में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे और हर से 1 घटा देंगे तो ये 1 बन जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से अगली x बट्टा y में इसके हर में हम क्या करेंगे 1 जोड़ देंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इससे तो ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है। इस प्रकार के 2 समीकरण बन गए। अब इसको और सरल करके 2 चर में रैखिक समीकरण युग के सामान्य रूप में लेके आते हैं। क्या हो जाएगा x प्लस 1 बराबर y माइनस का 1 गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा। इसको और पुनर्व्यवस्थित करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये x माइनस वाई बराबर, इधर से प्लस 1 जाएगा उधर माइनस 1 हो जाएगा यानी कि -2। इसको समीकरण नंबर 3 मान लीजिए आप। इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x बराबर y प्लस का 1। इसको और पुनर्व्यवस्थित करते हैं 2x माइनस का y बराबर का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसको हम चाहें तो समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटा देते हैं। क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -2 और 2x माइनस वाई बराबर का 1 दिया हुआ है। इसको घटाएंगे तो ये माइनस, ये प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस वाई प्लस वाई कट जाएगा। ये क्या बचेगा माइनस का x बराबर -2 -1 -3 हो जाएगा। x का मान यहाँ से क्या आएगा 3 के बराबर आएगा। अब इस x बराबर 3 को हम क्या करते हैं, अगले पेज पे चलते हैं और x बराबर 3 को हम क्या करते हैं किसी एक समीकरण में रख देते हैं। समीकरण 3 में यहाँ पे रख देते हैं। समीकरण 3 क्या है x माइनस वाई बराबर का -2। x का मान क्या आया है 3 आया है, 3 माइनस वाई बराबर -2। y का मान क्या आ जाएगा यहाँ से माइनस वाई का मान हो जाएगा -2 -3 यानी कि -5। y का मान क्या आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से हमारा भिन्न क्या बनेगा, भिन्न क्या माना है x बट्टा वाई हमने माना है। x का मान हमने क्या निकाला है 3, y का मान क्या निकाला है 5 निकाला है। अब फिर से प्रश्न को पढ़ के इसको संतुष्ट कर लीजिए। प्रश्न कह रहा है ये भिन्न हमारा है 3/5। 3/5 में अगर ऊपर अंश में 1 जोड़ेंगे और हर में से 1 घटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 4/4 यानी कि 1। और क्या बन रहा है 1 में बदल जाता है भिन्न। फिर अगला क्या कह रहा है यदि हर में 1 जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाता है। अंश 3
हर क्या है 5 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 3/6 यानी कि 1/2 जो हमें प्रश्न कह रहा है वो हो रहा है यानी संतुष्ट हो रहा है यानी हमारा प्रश्न सही है। चलिए हम आगे देखते हैं आगे क्या प्रश्न दिया हुआ है। यहाँ पे हमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया हुआ है और हम लोगों ने इस प्रकार के प्रश्नों को तो समझा नहीं है थ्योरी में, यहीं पे समझ लेते हैं। मेरा मकसद था कि इस प्रकार के प्रश्न मैं दीर्घ उत्तरीय में लूँगा तो आपको समझा दूंगा। दीर्घ उत्तरीय में आपसे एग्जाम में ग्राफ के ऊपर इसमें अधिकतर प्रश्न पूछता है, तो ग्राफ पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि दो चर में रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ विधि से किस प्रकार से हल करते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए इस प्रकार के अनेक तरीके से प्रश्न सेट किए जा सकते हैं। तो ध्यान देना है, आपका दिमाग लगाना है कि इसको इस रूप में बदलना है। अगर देखें तो ये दो चर में रैखिक समीकरण युग्म के सामान्य रूप का नहीं है। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 इस रूप का नहीं है, या इस रूप का भी नहीं है। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पे अगर देखें तो 6xy है, यहाँ पे c की जगह xy आ रहा है, दोनों चर आ रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम इस रूप में बदलेंगे। बदलने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखेंगे तो इन सभी समीकरणों में यहाँ पे xy से भाग देते हैं और इसमें भी हम क्या करते हैं xy से भाग देते हैं। xy से भाग देंगे तो ये क्या बन जाएगा 6x बट्टा xy प्लस 3y बट्टा xy बराबर 6xy बट्टा xy। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x से x कट जाएगा, क्या बचेगा 6/y प्लस 3y से y कट जाएगा 3/x बराबर 6। ये पहला समीकरण बन गया। ये जो समीकरण बना है ये भी इस रूप का नहीं है, अगर आप ध्यान दें तो इसको हमें इस रूप में बदलना पड़ेगा। तो इस रूप में बदलने से पहले हम क्या करते हैं, जो अगला समीकरण ये दिया हुआ है इसको हम इस रूप में बदलते हैं, ठीक है। तो भाग देंगे xy से तो क्या हो जाएगा 2/y प्लस 4/x बराबर का 5। ये दो समीकरण बन गए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये अगर हम देखें तो ये क्या लिखा हुआ है 6 गुणे 1/y प्लस 3 गुणे 1/x बराबर का 6 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 2 गुणे 1/y प्लस 4 गुणे 1/x बराबर का 5 लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1/y को हम दूसरा चर p मान लेते हैं और 1/x को दूसरा चर हम मान लेते हैं q। आप चाहें तो यहाँ पे 1/x को p मान सकते हैं, 1/y को q मान सकते हैं। चलिए हम वही कर लेते हैं। यहाँ 1/y को हम क्या मान लेते हैं, q मान लेते हैं और x को क्या मान लेते हैं, p मान लेते हैं। अब इस चीज़ को आगे ले जाके हम हल करते हैं। इसको हल करने के लिए हम एक और पेज ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको हल करते हैं, यहाँ पे इस चीज़ को हम कॉपी करके ले चलते हैं उस साइड। ये जो हमने समीकरण बनाया है इसको हम कॉपी करते हैं, यहाँ से कॉपी किया और अगले पेज पे इसको हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये कर दिया हम लोगों ने पेस्ट। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। ये हमारा समीकरण हो गया। हम यहाँ पे 1/x को क्या माना है, p माना है, और 1/y को क्या माना है, q माना है। इस बात का हम ध्यान रखेंगे। फिर बाद में p और q में ये समीकरण बनेगा। कैसे बनेगा, ये हो जाएगा 6q प्लस 3p बराबर का 6, समीकरण नंबर 1 इसको मान लेते हैं। 2q प्लस 4p बराबर का 5, समीकरण नंबर 2 इसको मान लेते हैं। इसको आप चाहें तो जिस विधि से भी हल करना चाहें हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रज गुणन विधि या अग्राफीय विधि, किसी से भी हल कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इसको विलोपन विधि से हल कर रहा हूँ। इसमें क्या कर रहा हूँ, समीकरण 2 में हम क्या कर रहे हैं, 3 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 1 से घटा लेंगे। ये क्या बन जाएगा 6q प्लस 3p बराबर का 6 दिया हुआ है। इसमें गुणा करेंगे तो 6q प्लस का 12p बराबर का 15 हो जाएगा। इसको घटाएंगे ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9p बराबर का -9। यहाँ से हम p का मान ज्ञात करेंगे। p बराबर क्या हो जाएगा, -9 बट्टा -9, यानी कि 1। p का मान क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। अब इस p के मान को हम किसी भी एक समीकरण में रख देते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ से q का मान ज्ञात करेंगे। हम समीकरण 1 में रखते हैं p का मान 1, तो 6 गुणे q प्लस 3 गुणे 1 बराबर का 6 है। 6q बराबर 6 - 3 यानी कि 3 आएगा। q का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, 3/6 यानी कि 1/2। अब यहीं पे नहीं रुकना है, यहाँ से हम लोगों ने क्या माना है, 1/x को p माना है और 1/y को q माना है। तो अब इसके बराबर करेंगे, 1/x बराबर का p, यानी कि 1/x बराबर क्या हो जाएगा, p का मान क्या है 1, तो x का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 1 के बराबर आएगा।
ये हो गया एक्स का मान। इसी प्रकार से 1/y बराबर हम करेंगे क्यू का मान क्या है 1/2 है, तो y का मान यहाँ से क्या आएगा 2 के बराबर आएगा। अब यहाँ से आप क्या कीजिए कि इन समीकरणों में यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ है x और y का मान रख के देखिए कि क्या ये संतुष्ट हो रहा है। अगर संतुष्ट होगा तो सही किया हमने, अगर संतुष्ट नहीं होगा तो कुछ ना कुछ तो हमने गलत किया होगा। देखते हैं क्या संतुष्ट होता है कि नहीं होता है। यहाँ से 6 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 क्या मान आएगा बराबर 6 प्लस 6 यानी कि 12 आएगा, ये 12 आ रहा है। अब इसी प्रकार से ये तो LHS हो गया, RHS में हम करेंगे तो क्या होगा 6 गुणे x का मान 1 गुणे y यानी कि 2 6 दूना 12 आ रहा है। RHS बराबर LHS हो जाएगा यानी कि ये संतुष्ट हो रहा है। एक समीकरण हमारा संतुष्ट हो गया। चलिए यहीं पे हम ऊपर दूसरे समीकरण को संतुष्ट करते हैं। LHS से हम लेते हैं 2 गुणे 1 प्लस का 4 गुणे 2 2 प्लस 8 यानी कि 10 के बराबर आया। इसी प्रकार से हम इसको करते हैं 5 गुणे 1 गुणे 2 यानी कि ये भी 10 के बराबर आ रहा है। RHS बराबर LHS आ रहा है यानी कि ये जो हमने हल निकाला है x और y का मान निकाला है ये सही है। तो उम्मीद है ये प्रश्न समझ में आया आपको, मैंने पूरा आपको समझाने का प्रयास किया है। तो चलिए फिर हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, आगे कुछ नहीं है, यहाँ पे आपके प्रश्न खत्म होते हैं। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको मैं समझाने का भरसक प्रयास किया हूँ, समझ में आया हो। समझ में आया हो तो लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले वीडियो यानी कि द्विघात समीकरण का 1 शॉर्ट रिवीजन के वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।